हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कृषि विज्ञान क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो तक अपन ने दूसरे चैप्टर के बारे में चर्चा कर रहे थे, मौसम और जलवायु वाले चैप्टर में, और उस चैप्टर के अंदर भी अपन मौसम और जलवायु के तत्वों का फसलों पर प्रभाव पड़ रहे थे। पहला प्रभाव अपन पढ़ रहे थे सौर विकिरण। कौन सा पढ़ रहे थे बेटा? सौर विकिरण। सौर विकिरण के अपने 4 पॉइंट पढ़ लिए थे। प्रकाश की तीव्रता है, और एक चौथा पॉइंट अपन पढ़ रहे थे प्रकाश की अवधि। प्रकाश की अवधि में पृथ्वी पे पाए जाने वाले प्लांट्स को 4 भागों में बांटा गया। प्रकाश की अवधि के आधार पे कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया था, जिसमें पहला प्लांट्स मैंने आपको बताया था 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया। एक तो कर दिया लघु दिवस, लघु दिवस पौधे। दूसरा डिवाइडेशन था, दूसरा भाग था दीर्घ दिवस पौधे। तीसरा विभाजन कर दिया था मध्यवर्ती प्रदीप्ति कालिक पौधे। और चौथा जो विभाजन था वो था क्या नाम से? दिवस निष्प्रभावी पौधे। इन 4 भागों में अपन ने प्रकाश की अवधि के आधार पर डिवाइडेशन कर दिया। अब लघु दिवस पौधे वे पौधे कहलाते हैं जिन्हें पुष्पन की प्रक्रिया के लिए कम से कम 10 घंटे की प्रकाश की आवश्यकता होती है ना, वे पौधे क्या कहलाते हैं? लघु दिवस पौधे कहलाते हैं। कौन से पौधे कहलाते हैं बेटा? लघु दिवस पौधे कहलाते हैं। अब लघु दिवस पौधे को उदाहरण बताऊं, जैसे धान है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, सोयाबीन है, मूंग है। यानी कहने का मतलब जो खरीफ में बो रहे हैं, यानी खरीफ के अंदर जो अपन फसल बुआई कर रहे हैं, वो सारे पौधे क्या कहलाते हैं? लघु दिवस वाले पौधे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? वो लघु दिवस वाले पौधे कहलाते हैं। दूसरा है दीर्घ दिवस पौधे, यानी इस श्रेणी के अंदर वे सभी पौधे आते हैं जिन्हें 14 घंटे से अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है। किसके लिए? पुष्पन की प्रक्रिया के लिए। जैसे आपको उदाहरण बताऊं, दीर्घ दिवस के जैसे है गेहूं है, जौ है, सरसों, यानी रबी के अंदर जो अपन फसल बोते हैं वो सारे किसके अंदर आते हैं बेटा? दीर्घ दिवस के अंतर्गत आते हैं। तीसरा पढ़ेंगे मध्यवर्ती प्रदीप्ति कालिता पौधे, यानी मध्यवर्ती प्रदीप्त कालित पौधे, यानी इस श्रेणी के अंदर जो भी पौधे आते हैं उनके निश्चित प्रकाश की आवश्यकता होती है। किसके लिए? पुष्पन प्रक्रिया के लिए। जैसे आपको उदाहरण बताऊं, गन्ना। क्या है? गन्ना। गन्ने को 12 से 14 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है। गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ है बेटा? कोयम्बटूर तमिलनाडु के अंदर है गन्ना प्रजनन संस्थान, ध्यान रखना। अब आता है दिवस निष्प्रभावी पौधे, यानी इस श्रेणी के अंदर वे सभी पौधे आते हैं जिन्हें पुष्पन की क्रिया से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी उनकी फसलों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो, वे पौधे क्या कहलाते हैं? दिवस निष्प्रभावी। यानी प्रकाश निकले तो ठीक और नहीं निकले तो ठीक, यानी कि पुष्पन की क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे आपको उदाहरण बताऊं, जैसे सूरजमुखी है, कपास है, टमाटर है, और क्या नाम से बकव्हीट है, ये सारे क्या है? दिवस निष्प्रभावी के उदाहरण है। अब इसका वर्णन पढ़ लेते हैं। पहला डालो बेटा लघु दिवस पौधे। किसके आधार पर पढ़ रहे थे? प्रकाश की अवधि के आधार पर 4 भागों में डिवाइडेशन कर दिया था। पहला लिखो लघु दिवस पौधे, लघु दिवस पौधे, यानी लिखो इसमें लघु दिवस पौधे लघु दिवस पौधे वे पौधे कहलाते हैं, वे पौधे कहलाते हैं जिन्हें पुष्पन की प्रक्रिया के लिए, जिन्हें पुष्पन प्रक्रिया के लिए, पुष्पन प्रक्रिया के लिए 10 घंटे से कम प्रकाश की आवश्यकता होती है। प्रकाश की आवश्यकता होती है। जैसे
जैसे उदाहरण बताऊं आपको, धान है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, सोयाबीन है, मूंग है, आदि उदाहरण इसकी है। लघु दिवस आ गया समझ, यानी लघु दिवस के अंदर वे पौधे आते हैं जिन्हें पुष्पन प्रक्रिया के लिए कितने घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है? 10 घंटे से कम प्रकाश की आवश्यकता होती है। आप पढ़ेंगे दीर्घ दिवस, दीर्घ दिवस पौधे। अब इस श्रेणी के अंदर वे सभी पौधे आते हैं जिन्हें 14 घंटे से अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है। वे पौधे क्या कहलाते हैं? दीर्घ दिवस पौधे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? दीर्घ दिवस पौधे कहलाते हैं। लिखो, इस श्रेणी में वे सभी पौधे आते हैं, वे सभी पौधे आते हैं जिन्हें पुष्पन प्रक्रिया के लिए, जिन्हें पुष्पन प्रक्रिया के लिए, जिन्हें पुष्पन प्रक्रिया के लिए 14 घंटे से अधिक, 14 घंटे से अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है, प्रकाश की आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है। जैसे जैसे उदाहरण बताऊं आपको, जैसे गेहूं है, जौ है, सरसों आदि। यानी इस श्रेणी के अंदर वे सभी पौधे आएंगे जिन्हें कम से कम कितने घंटे की प्रकाश की आवश्यकता होती है? 14 घंटे से अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है। जैसे गेहूं है, जौ है, सरसों है आदि है। अब पढ़ेंगे बेटा कौन से पौधे? मध्यवर्ती प्रदीप्ता कालिज पौधे। और एक बात और सुन लेना बेटे, साथ के साथ नोट्स बनाते जाना। ऐसे नहीं कि आप नोट्स नहीं बनाओ, साथ के साथ अपने नोट्स बनाते जाओ और याद भी करते जाओ। अब पढ़ेंगे तीसरा पौधा है मध्यवर्ती प्रदीप्ति कालिक पौधे। मध्यवर्ती प्रदीप्ति कालिक पौधे यानी इस श्रेणी के अंदर वे सभी पौधे आते हैं जिन्हें निश्चित प्रकाश की आवश्यकता होती है, यानी ना तो निश्चित प्रकाश से अधिक और ना निश्चित प्रकाश से कम। यदि निश्चित प्रकाश से अधिक ज़्यादा प्रकाश उसको मिला तो उसकी पुष्पन की क्रिया प्रभावित हो जाएगी। यदि निश्चित से भी और कम मिला तो तब भी पुष्पन की क्रिया क्या हो जाएगी? प्रभावित हो जाएगी। यानी इस श्रेणी के पौधों को, इस श्रेणी के पौधों को इस श्रेणी के पौधों को पुष्पन प्रक्रिया के लिए, पुष्पन प्रक्रिया के लिए एक निश्चित प्रकाश की, एक निश्चित प्रकाश की आवश्यकता होती है। निश्चित प्रकाश की आवश्यकता होती है। मध्यवर्ती प्रदीप्ति कालिक पौधे कहलाते हैं। मध्यवर्ती प्रदीप्ति काले पौधे कहलाते हैं। जैसे आपको उदाहरण बताऊं इसका,
गन्ना 12 से 14 घंटे। इसमें निश्चित प्रकाश की आवश्यकता होती है, यानी इस श्रेणी के अंदर वे पौधे आते हैं जिन्हें पुष्पन प्रक्रिया के लिए इसकी एक निश्चित प्रकाश की आवश्यकता होती है। वे पौधे क्या कहलाते हैं? मध्यवर्ती प्रदीप्तिकालिक पौधे कहलाते हैं, जैसे गन्ना 12 से 14 घंटे। अब चौथा पढ़ेंगे, दिवस निष्प्रभावी पौधे। दिवस निष्प्रभावी पौधे यानी इस श्रेणी के अंदर वे सभी पौधे आते हैं जिन्हें पुष्पन की प्रक्रिया पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वे पौधे क्या कहलाते हैं? दिवस निष्प्रभावी पौधे कहलाते हैं, यानी पुष्पन की प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, पुष्पन की प्रक्रिया के लिए कोई प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। लिखो, इस श्रेणी के पौधों को इस श्रेणी के पौधों को पुष्पन प्रक्रिया के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। इस श्रेणी के पौधों को पुष्पन प्रक्रिया के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात फसलों पर, यानी जो फसल होते हैं उस पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात प्रकाश का फसलों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे आपको उदाहरण बताऊं उसके, कपास है, टमाटर है, सूरजमुखी है, बकवीट है आदि। कपास है, टमाटर है, सूरजमुखी है, बकवीट है, ये सारे पौधे क्या कहलाते हैं? दिवस निष्प्रभावी पौधे कहलाते हैं, यानी इनकी पुष्पन की प्रक्रिया पर प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं है, प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये हो गया प्रकाश की अवधि के आधार पर हमारे 4 तरह के पौधे। अब अगला पॉइंट पढ़ेंगे अपन, वायुमंडलीय आर्द्रता। क्या पढ़ेंगे बेटा? वायुमंडलीय आर्द्रता। दूसरा पॉइंट है वायुमंडलीय आर्द्रता। दूसरा प्रभाव, मौसम एवं जलवायु के तत्वों का दूसरा प्रभाव है वायुमंडलीय आर्द्रता। अब वायुमंडलीय आर्द्रता क्या होती है? यानी वायुमंडल के अंदर जो भी उपस्थित वायुमंडल के अंदर जो भी उपस्थित जलवाष्प होगा वो क्या कहलाएगी? वायुमंडलीय आर्द्रता कहलाएगी। जैसे मान लीजिए, वायुमंडलीय आर्द्रता कहते हैं किसे? जैसे मान लो ये वायुमंडल है ना, वायुमंडल के अंदर जो उपस्थित आर्द्रता है, यानी इसके अंदर जो आर्द्रता है, यानी इसके अंदर जो उपस्थित क्या है? आर्द्रता है, उसे क्या कहते हैं? यानी वायुमंडलीय आर्द्रता। वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प, यानी जो पानी की बूंदें होती है ना, ये वायुमंडल है, इसके अंदर जो उपस्थित जल वाष्प है, जल वाष्प। अरे मान लीजिए हमारा वायुमंडल है, जैसे मान लीजिए कोई कमरा है, अब कमरे के अंदर उसको वायुमंडल समझ लो। अभी जैसे अपन यहाँ खड़े हैं, इसको वायुमंडल समझ लो।
अब वायुमंडल है, इसके अंदर क्या पाई जाएगी? अरे जल वाष्प पाई जाएगी। कहने का मतलब प्लांट से और क्या नाम से मृदा से क्या होता रहता है? वाष्पीकरण रहेगा। तो सीधी सी बात है, मृदा वायुमंडल में क्या होगा? जल वाष्प होगी। यानी कहने का मतलब ये होगा कि वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प को ही क्या कहते हैं? वायुमंडलीय आर्द्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? वायुमंडलीय आर्द्रता कहते हैं। वायुमंडल है, इसके अंदर क्या है? जल वाष्प है, इसी को क्या कहेंगे? वायुमंडलीय आर्द्रता कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? वायुमंडलीय आर्द्रता। डेफिनेशन लिख लो। वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प को वायुमंडलीय आर्द्रता कहते हैं। वायुमंडलीय आर्द्रता कहते हैं। हम खड़े, इसके अंदर क्या है? जल वाष्प है, इसी को क्या बोलेंगे? यानी वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प को ही क्या कहते हैं? वायुमंडलीय आर्द्रता कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? वायुमंडलीय आर्द्रता कहते हैं। अब वायुमंडल आर्द्रता दो प्रकार की होती है। देखो इसमें वायुमंडल आर्द्रता दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक तो होती है निरपेक्ष आर्द्रता और दूसरी होती है सापेक्ष आर्द्रता। एक तो निरपेक्ष आर्द्रता और दूसरी क्या होती है बेटा? सापेक्ष आर्द्रता। पहले कौन सी हो गई? निरपेक्ष, और दूसरी कौन सी हो गई? सापेक्ष। अब निरपेक्ष आर्द्रता होती क्या होती है? वायुमंडल है, उसके अंदर किसी निश्चित आयतन में, यानी वायुमंडल है उसके अंदर किसी निश्चित आयतन में, जैसे मान लीजिए अपन निश्चित आयतन कमरे को मान लो। अरे कमरे के अंदर क्या है? वायुमंडल ही तो है, वो है क्या? उसको आपने निश्चित आयतन मान लो। जैसे कमरे को अपन ने निश्चित आयतन मान लिया, उसके अंदर उपस्थित आर्द्रता को ही क्या कहते हैं बेटा? निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। यानी वायुमंडल में उपस्थित, वायुमंडल में किसी निश्चित आयतन में, यानी वायुमंडल के किसी निश्चित आयतन में उपस्थित आर्द्रता को ही क्या कहते हैं? निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? निरपेक्ष आर्द्रता। जैसे ये हमारा वो कमरा रूपी वायुमंडल है, ये एक निश्चित आयतन है। क्या है? एक निश्चित आयतन है। ये निश्चित आयतन है, इसके अंदर जो आर्द्रता होगी क्या होगी? इसके अंदर जो भी आर्द्रता होगी वो आर्द्रता क्या कहलाती है? निरपेक्ष आर्द्रता कहलाती है। इसको अपन ने क्या मान लिया? वायुमंडल मान लिया। क्या मान लिया बेटा? वायुमंडल मान लिया। अब निरपेक्ष आर्द्रता किसे कहते हैं? यानी वायुमंडल के किसी निश्चित आयतन में उपस्थित आर्द्रता को ही क्या कहते हैं? निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। उपस्थित आर्द्रता क्या कहेंगे? निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। आ गई समझ? यानी ये वो हमारा कोई वायुमंडल है, यानी कहने का मतलब निश्चित आयतन हो गया। अब निश्चित आयतन के अंदर जो उपस्थित आर्द्रता होती है उसे क्या कहते हैं बेटा? निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। अब बात आती है सापेक्ष आर्द्रता, यानी इसी में भी क्या होगा? वायुमंडल है, उसमें कोई निश्चित आयतन है, इसमें निश्चित आयतन में क्या होती है? उपस्थित आर्द्रता। इस आर्द्रता के द्वारा उसी ताप पर नमी ग्रहण करने की क्षमता को क्या कहेंगे? सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। सापेक्ष आर्द्रता दोबारा समझ लो। वायुमंडल के किसी निश्चित आयतन में उपस्थित आर्द्रता के द्वारा ताप ग्रहण करने की क्षमता को क्या कहेंगे? सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। ये डायग्राम बना लेना, ऊपर बना देता हूं। वायुमंडलीय आर्द्रता आ गया समझ? यानी वायुमंडल में क्या उपस्थित है? जल वाष्प है, इसी को क्या बोलेंगे? वायुमंडलीय आर्द्रता कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? वायुमंडलीय आर्द्रता कहते हैं। यानी वायुमंडल के अंदर जो उपस्थित जल वाष्प है
उसे क्या कहेंगे, वायुमंडलीय आर्द्रता। अब पढ़ेंगे वायुमंडलीय आर्द्रता के प्रकार। अपन ने नीचे पढ़ लिया, अब उसको लिखना है वायुमंडलीय आर्द्रता के प्रकार। पहला प्रकार पढ़ेंगे अपन निरपेक्ष आर्द्रता। निरपेक्ष आर्द्रता, ये हमारा कौन वायुमंडल है भाई, ये वायुमंडल है। इसका क्या है, एक निश्चित आयतन है, वायुमंडल है, और क्या है ये निश्चित आयतन है। इसमें क्या है, उपस्थित जलवाष्प या आर्द्रता वायुमंडल के किसी निश्चित आयतन में उपस्थित आर्द्रता, और इस आर्द्रता के द्वारा, यानी इस आर्द्रता के द्वारा ताप ग्रहण करने की क्षमता को, ताप ग्रहण करने की क्षमता को क्या कहते हैं, निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। वायुमंडल के किसी निश्चित आयतन में उपस्थित आर्द्रता को, उपस्थित आर्द्रता को, उपस्थित आर्द्रता को तथा इस आर्द्रता के द्वारा, इस वाली आर्द्रता के द्वारा ताप ग्रहण करने की क्षमता को क्या बोलेंगे, निरपेक्ष आर्द्रता बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, वो निरपेक्ष आर्द्रता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। लिख लो इसकी डेफिनेशन। वायुमंडल में किसी निश्चित आयतन में, यानी वायुमंडल के किसी निश्चित आयतन में, वायुमंडल के किसी निश्चित आयतन में, निश्चित आयतन में निश्चित वायुमंडल के किसी निश्चित आयतन में, निश्चित आयतन में उपस्थित आर्द्रता को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। वायुमंडल के किसी निश्चित आयतन में उपस्थित आर्द्रता को ही क्या कहते हैं, निरपेक्ष आर्द्रता। दूसरे लिखो सापेक्ष आर्द्रता। क्या है, सापेक्ष आर्द्रता। लिखो इसमें वायुमंडल के किसी निश्चित आयतन में, के किसी निश्चित आयतन में, निश्चित आयतन में उपस्थित आर्द्रता के द्वारा, यानी वायुमंडल को निश्चित आयतन है, उसमें उपस्थित किसके द्वारा, आर्द्रता के द्वारा ताप ग्रहण करने की क्षमता को, उपस्थित आर्द्रता के द्वारा उसी ताप पर, उसी ताप पर ताप ग्रहण करने की क्षमता को, करने की क्षमता को सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। आ गया, यानी वायुमंडल कोई निश्चित आयतन है, उसमें उपस्थित आर्द्रता के द्वारा उसी ताप पर ताप ग्रहण करने की क्षमता को क्या कहते हैं, सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। यानी किसी वायुमंडल पर उपस्थित आर्द्रता तथा उसी ताप पर वायु की आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता को, उसी ताप पर वायु की आर्द्रता
उसी ताप पर वायु की आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता को क्या कहते हैं? सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। आ गया दोनों समझ, निरपेक्ष आर्द्रता और सापेक्ष आर्द्रता। निरपेक्ष में क्या होगा? वायुमंडल के किसी निश्चित आयतन में उपस्थित आर्द्रता को क्या कहते हैं? निरपेक्ष आर्द्रता। सापेक्ष वायुमंडल के किसी निश्चित आयतन में उपस्थित आर्द्रता के द्वारा उसी ताप पर वायु की आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता को क्या कहते हैं? सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। अब आता है आपेक्षिक आर्द्रता का फसलों पर प्रभाव। क्या पढ़ेंगे? आपेक्षिक आर्द्रता का फसलों पर प्रभाव, यानी आपेक्षिक आर्द्रता का फसलों पर क्या प्रभाव पड़ता है और क्या प्रभाव नहीं पड़ता है। आप आपेक्षिक आर्द्रता का सूत्र लिख लो चाहे बेटा। आपेक्षिक आर्द्रता सूत्र लिख लो। आपेक्षिक आर्द्रता का सूत्र है वायु प्रतिशत में होगा। आपेक्षिक आर्द्रता का सूत्र प्रतिशत में बराबर लिख लो। इसमें वायु में उपस्थित जलवाष्प, वायु में उपस्थित जलवाष्प बटे, यानी वायु के अंदर जो उपस्थित जलवाष्प वायु की आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता, वायु की आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता, ये इसका सूत्र हो गया इनटू 100। इसे आपेक्षिक आर्द्रता बोल दो या सापेक्ष आर्द्रता बोल दो, एक ही बात है। यानी क्लियर। अब पढ़ेंगे अपन आपेक्षिक आर्द्रता का फसलों पर प्रभाव। अगली हेडिंग डालो, आपेक्षिक आर्द्रता का फसलों पर प्रभाव। आपेक्षिक आर्द्रता का फसलों पर प्रभाव, फसलों पर प्रभाव। आपेक्षिक आर्द्रता का फसलों पर प्रभाव, यानी आपेक्षिक आर्द्रता का फसलों पर क्या प्रभाव पड़ता है और क्या प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी यदि मान लीजिए आर्द्रता अधिक होगी तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अरे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम होगी या नहीं होगी? लिखो, आपेक्षिक आर्द्रता के कारण, आपेक्षिक आर्द्रता के कारण, आर्द्रता के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या हो जाती है? प्रभावित हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित हो जाती है। दूसरा, यानी कहने का बात सीधी सी बात है, नमी होगी तो किसकी क्रिया हो जाएगी? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम हो जाएगी। यदि आपेक्षिक आर्द्रता अधिक होगी तो क्या होगा? परागकरण की क्रिया में बीजों का जो जमाव होगा वो क्या होगा? अच्छा होगा। लिखो, आपेक्षिक आर्द्रता के कारण बीजों का अंकुरण, बीजों का अंकुरण व परागकरण की क्रिया, व परागकरण की क्रिया अच्छी होगी। परागकण क्या होगी? अच्छी होगी। यानी कहने का मतलब नमी बनी रहेगी तो बीजों का भी क्या होगा? अंकुरण अच्छा होगा और परागकरण की क्रिया भी क्या होगी? अच्छी होगी। और मान लीजिए अधिक आर्द्रता बढ़ी है, यदि मान लीजिए वायुमंडल में अधिक आर्द्रता बढ़ी है तो किसका प्रभाव बढ़ जाएगा? कीट एवं रोगों का प्रकोप भी बढ़ जाता है। किसका प्रकोप बढ़ जाता है बेटा? वो कीट एवं रोगों का प्रकोप बढ़ जाता है। और दूसरी बात, आपेक्षिक आर्द्रता के कारण क्या होता है? जो पोषक तत्व होते हैं, पोषक तत्वों का स्थानांतरण एवं उद्ग्रहण भी नहीं होता है।
जैसे मान लीजिए वायुमंडल में आर्द्रता बढ़ी है, और आर्द्रता बढ़ी है तो क्या होगा, अरे प्लांट से क्या नाम से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया और मृदा से वाष्पीकरण की क्रिया नहीं होगी। यदि ये दोनों क्रियाएं नहीं होंगी तो क्या होगा, अरे दोनों क्रिया नहीं होंगी तो पानी नीचे से ऊपर नहीं जाएगा, और पानी के साथ क्या जाते हैं, पोषक तत्व जाते हैं। इसलिए अधिक आर्द्रता के कारण कीट एवं पहले तो रोगों का प्रकोप बढ़ जाएगा, और दूसरी बात इनका क्या नाम से पोषक तत्वों का स्थानांतरण भी नहीं होगा। लिख लो तीसरा पॉइंट लिखो बेटा, अधिक तापमान अधिक आर्द्रता के कारण तीसरा लिखो, अधिक आर्द्रता के कारण कीट एवं रोगों का प्रकोप बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, कीट एवं रोगों का प्रकोप बढ़ जाता है। चौथा पॉइंट लिखेंगे, यानी अधिक आर्द्रता होगी, यदि अधिक नमी होगी तो किसका प्रकोप बढ़ जाएगा बेटा, कीट एवं रोगों का प्रकोप बढ़ जाएगा। अगला पॉइंट लिखो, अधिक आर्द्रता के कारण किसका स्थानांतरण नहीं होगा, पोषक तत्वों का स्थानांतरण एवं उद्ग्रहण नहीं हो पाता है। अधिक आर्द्रता के कारण पोषक तत्वों का स्थानांतरण एवं उद्ग्रहण नहीं हो पाता है। अरे सीधी सी बात है, वायुमंडल में आर्द्रता रहेगी तो क्या होगा, वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम होगी। यदि दोनों क्रिया कम होंगी तो पानी प्लांट में बहुत कम उड़ेगा, तो नीचे से पानी नहीं जाएगा। अगर नीचे से पानी नहीं जाएगा तो पोषक तत्वों का स्थानांतरण भी नहीं होगा, क्योंकि पोषक तत्व किसके साथ जाते हैं, मृदा जल के साथ साथ प्लांट के अंदर जाते हैं। अगला वर्ड लिखो, पांचवा, अब क्या होता है कि क्या नाम से, पांचवा पॉइंट लिख लो, अधिक आपेक्षिक आर्द्रता के कारण कोशिकाओं का स्फीति दाब अधिक होता है। इस प्रकार से वायुमंडलीय आर्द्रता किसको प्रभावित करती है, फसलों को प्रभावित करती है। पहला प्रभाव तो ये पढ़ लिया कि क्या नाम से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। दूसरा प्रभाव ये पढ़ा था कि कारण से परागकरण क्रिया अच्छी होगी और बीजों का अंकुरण अच्छा होगा, अधिक आर्द्रता के कारण। तीसरा क्या होगा, अधिक आर्द्रता के कारण किसका प्रकोप बढ़ जाता है बेटा, कीट रोगों का प्रकोप बढ़ जाता है। चौथा पॉइंट पढ़ा, अधिक आर्द्रता के कारण पोषक तत्वों का स्थानांतरण एवं उद्ग्रहण नहीं हो पाता है। और पांचवा पॉइंट पढ़ा, अधिक आपेक्षिक आर्द्रता के कारण कोशिका स्फीति दाब क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। आज की वीडियो में बेटा इतनी चर्चा करेंगे। ये हमारा वायुमंडलीय आर्द्रता वाला यानी दूसरा जो मौसम और जलवायु की फसलों के मौसम और जलवायु तत्व पढ़े थे, उनके फसलों पर प्रभाव पड़ रहे थे। ये हमारा दूसरा प्रभाव यानी वायुमंडलीय आर्द्रता आज कंप्लीट हो गया है। धन्यवाद।